Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED-HI paper 6 unit 2.1 प्रिंसिपल ऑफ ऑरलिज्म। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार यह स्पेशल एजुकेशन में बच्चों के अंदर ऑटिज्म में ज़रूरी है। आइए अब जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑरलिज्म। फर्स्ट देखा है इसके अंदर सामाजिक उद्देश्यों पर बल देना। सेकंड रखा है आवश्यकता के अनुसार सवर्ण यंत्र ऊर्जा प्रदान करना। थर्ड दिया गया है इसके अंदर बची हुई कान की क्षमता पर जोर देना। फोर्थ दिया गया सवर्ण यंत्र को नियमित रूप से प्रयोग करना। 5 दिया गया है सवर्ण प्रशिक्षण देना। 6 दिया गया है वाचा और वाचा प्रयोग करना, स्पीच थ्रू स्पीच। 7 दिया गया है रोल ऑफ स्पीच इन ऑरलिज्म, सुनने और बोलने में वाचन की भूमिका। 8 दिया गया रोल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन इन ऑरलिज्म। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं, वर्णन करेंगे, इसको समझते हैं कि किस प्रकार से जो ऑरलिज्म के प्रिंसिपल्स हैं कार्य करते हैं। आइए इसको जानते हैं। ऑरलिज्म का पहला सिद्धांत हमारे उद्देश्यों पर बल देता है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज से जुड़ाव के लिए आपस में मिलना जुलना सामाजिक संबंध स्थापित करना अति आवश्यक है। ऑरलिज्म इसी बात पर बल देता है कि बधिर व्यक्ति बोलने सुनने तथा सामाजिक क्रियाओं में संलग्न हो। अब यहाँ पर दिया गया कि सामाजिक उद्देश्यों का उपयोग करना या फिर उसके उद्देश्यों पर बल देना। जो ऑरलिज्म है वो मानता है कि जो श्रवण अक्षम बच्चे हैं या श्रवण बाधित व्यक्ति है वह समाज के साथ जुड़ने के लिए जो सुनने और बोलने की क्रिया है उसको करना ज़रूरी है। इसलिए यह मनुष्य की फर्स्ट जो प्रायोरिटी है जो कि उसकी हर प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने में सहयोग करती है। ये यहाँ पर इसका फर्स्ट मोटिव दिया गया है। आइए अब जानते हैं सेकंड ऑप्शन बची हुई क्षमता पर जोर देना। बधिर व्यक्ति या बधिर बालक में कुछ न कुछ बची हुई श्रवण क्षमता अवश्य होती है तथा हमारा कर्तव्य बनता है कि व्यक्ति की उस बची हुई श्रवण क्षमता को प्रयोग में लाकर उसे भाषा दी जाए। इसमें श्रवण यंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पर दिया गया जो इसका सेकंड ऑप्शन है इसमें बताया गया है कि कोई भी जो श्रवण अक्षम बालक है या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है उसके अंदर कुछ ना कुछ जो सुनने की क्षमता है वह बची होती है, उसको ही यूज़ करके उसको हीरिंग एड यूज़ कराकर हम बोलने के लिए अग्रसर कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसका सेकंड प्रिंसिपल दिया गया है। आइए इसमें जानते हैं थर्ड पॉइंट आवश्यकता के अनुसार श्रवण यंत्र ऊर्जा प्रदान करना। आइए इसमें जानते हैं किसी भी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार श्रवण यंत्र उपलब्ध कराना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि श्रवण यंत्र उस व्यक्ति की भाषा विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा उपयुक्त श्रवण यंत्र की सहायता से हम उस व्यक्ति का विकास अधिक गति से कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो श्रवण अक्षम बच्चा है, जो HI बच्चा है, हीरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, उसको जो मशीन देते हैं हम वह उसकी जो श्रवण दोष है उसके लेवल की होनी चाहिए। अगर बच्चे को उसकी आवाज़ या फिर संप्रेषण में हमें या फिर भाषावाणी विकास करना है उसके अंदर, तो यह उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे के लिए जो श्रवण यंत्र है वह उसकी जो डिसेबिलिटी है उसके लेवल को कम करने के लिए उपयुक्त हो। इस प्रकार का हमें जो श्रवण यंत्र है उसका चुनाव करना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं फोर्थ पॉइंट श्रवण यंत्र को नियमित रूप से प्रयोग करना। आइए इसमें जानते हैं क्या बता रहे हैं। श्रवण यंत्र का निरंतर उपयोग श्रवणग्रस्त बालक के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि वह वातावरण से तथा दैनिक जीवन से प्रयोग में लाई जाने वाली निम्न ध्वनियों के संपर्क में रहेगा तो उसका विकास उतना ही तेज़ी से होगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो अगर वह प्रतिदिन श्रवण यंत्र का प्रयोग करेगा या फिर 24 आवर्स में से अगर वो 18 आवर्स भी जिसमें बच्चा एक्टिव रहता है या फिर 12 आवर्स जो भी बच्चा एक्टिव रहता है जिसमें उस दौरान अगर उसको हीरिंग मशीन को लगा कर रखेगा तो बच्चे को जो वातावरण की जो दैनिक जीवन में जो उसको ध्वनियाँ सुनाई दे रही है वह उनको भी सीखेगा और जिससे बच्चे के अंदर
जो भाषा का विकास है वो जल्दी होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। यानी कि इसका हम ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चे को अधिक से अधिक जो हियरिंग एड है उसका यूज़ करना चाहिए, ये यहाँ पर ज़रूरी है। 5th पॉइंट दिया गया इसमें, श्रवण प्रशिक्षण देना। आइए इसमें जानते हैं। किसी भी श्रवण बाधित बच्चे को श्रवण यंत्र देने के उपरांत श्रवण प्रशिक्षण की आवश्यकता आवश्यक ही पड़ती है, क्योंकि जिस आयु में बच्चा भाषा ग्रहण करता है वह आयु निकल चुकी होती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे को हियरिंग एड देने के बाद जो उसको ऑडिटरी ट्रेनिंग है, AVT है, वो देनी होती है, जिसकी वजह से बच्चा जो उसके अंदर भाषा का जो लॉस हुआ है, जो उसकी आयु के अनुसार उसके अंदर जो भाषा का विकास नहीं हो पाया, उसको प्राप्त करने के लिए बच्चे को सहायता मिलेगी। ये यहाँ पर इसका 5th प्रिंसिपल दिया गया था। आइए इसमें आगे जानते हैं 6 पॉइंट, वाचन से वाचन। आइए इसमें जानते हैं स्पीच थ्रू स्पीच। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओरलिज्म बोलने पर अधिक बल देता है, इसलिए बच्चे को बोल बोल कर ही बोलना सिखाया जाता है। अब यहाँ पर बताया कि जो हम कोई भी बात करते हैं वो स्पीच के थ्रू ही करते हैं। जब हम किसी को बोलते हैं, कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो वह उसका आंसर स्पीच के थ्रू ही हमें रिप्लाई करता है। अब यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम बोलेंगे तो सामने वाला भी हमें बोलकर रिस्पांस देगा। अगर हमें बच्चे के अंदर जो HI बच्चा उसके अंदर हमें भाषा का विकास करना है, तो हमें बच्चे को पूर्ण रूप से ओरलिज्म के थ्रू, स्पीच के थ्रू हमें भाषा का विकास करना चाहिए, ताकि बच्चा अधिक से अधिक सुनेगा तो वह अधिक से अधिक जो बोलेगा भी, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं 7 पॉइंट, सुनने और बोलने में वाचा की भूमिका। आइए इसमें जानते हैं। स्पीच का ओरलिज्म में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि श्रवण बाधित बालक को शब्दों का उच्चारण करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे किस तरह से ध्वनि उत्पन्न होती है उसके बारे में बताइए। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो सुनने और बोलने में जो भूमिका होती है, जो बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, श्रवण बाधित बच्चा है, उसको बोलने में कठिनाई होती है कि जो शब्द है उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है, किस वर्ड के ऊपर कितना स्ट्रेस देना होता है, कितना पॉज देना होता है, कितना उसके ऊपर पिच और लाउडनेस का यूज़ करना होता है। ये सभी हमें जो ध्वनि उत्पादन करने में, जो ध्वनि को प्रोड्यूस करने के अंदर जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो बच्चे को समझाने होते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। 8 पॉइंट, रोल ऑफ विजुअल कॉन्सेप्ट इन ओरलिज्म। देखने की प्रक्रिया का वाचन बोलने में भूमिका। आइए इसके बारे में जानते हैं। कुछ ओरलिज्म के समर्थकों का मानना है कि बालकों को भाषा देते समय कुछ चित्र तालिका देखने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इसके उदाहरण के लिए कोई भी आकर्षक आकृति दिखाते हैं। इसमें बोलते समय शब्दों का उच्चारण नाटक क्रम व वाचा को धीमी गति से करे, ताकि उसे समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर बताया कि जब हम बच्चे को स्पीच करा रहे हैं, जब उसको हम थेरेपी दे रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चे के सामने जो हम विजुअल कॉन्सेप्ट है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि बच्चा उसको देखकर और जो ध्वनि की जो स्पीच है उसकी गति को समझते हुए जो स्पीच है उसको प्राप्त कर सके। ये यहाँ पर बताया गया है, ताकि बच्चा और भी अच्छे से जो स्पीच के एस्पेक्ट्स हैं, जो पहलू हैं, उसको लर्न कर सके। ये यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं।